नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। और जो आप लोगों के साथ यहाँ पे जो लोग हैं, जो इष्ट मित्र हैं आपके, जो सीजीएल का पेपर इस साल दे रहे हैं, हालांकि अभी पेपर मान लीजिए टल गया है आप लोगों का। उस पेपर में कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ज़्यादातर लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट पहुँचे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग इसे शेयर करेंगे। हाँ, कुछ हम लोग जो है डिले ज़रूर है लाइव क्लास के मामले में। कारण ये है कि ज़्यादातर ऑफिस के चक्कर में जो टाइमिंग होती है, जो हमारे पास वर्किंग डेज होते हैं, मंडे टू फ्राइडे होते हैं, सैटरडे संडे ही टाइम मिलता है। तो सैटरडे संडे ही कोशिश हम ये करेंगे कि अब हर सैटरडे संडे लाइव रहें। आज रात में, सैटरडे को रात में जो है लाइव रहेंगे और संडे को दिन में। ठीक है? तो वो टाइमिंग आपको जैसे ही क्लास लगेगी वो जो है बता दिया जाएगा आपको किस तरीके से क्लास है। ठीक है भैया, सबको गुड इवनिंग। और अब हम लोग यहाँ से जो हमारा प्रैक्टिस सेट का सेशन है वो शुरुआत करेंगे। आपका एग्ज़ाम लगभग सितंबर के आसपास प्रस्तावित है, सितंबर अक्टूबर में जाके आपका एग्ज़ाम होगा। और उस एग्ज़ाम के आसपास जो हम लोग रहेंगे, जो भी मतलब वहाँ पे क्वालिफ़ाई करेंगे, जैसे जो भी प्रीलिम एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करेंगे, उनके लिए मेंस में जो प्रैक्टिस सेट की संभावना है, जैसे कुछ लोग यहाँ पे अपना कंसर्न व्यक्त कर रहे थे कि टीडी-क्यूटी एग्ज़ाम लेगा या टीसीएस एग्ज़ाम लेगा, वो एसएससी का मैटर है। हम उसमें बहुत नहीं उलझेंगे, एडी-क्यूटी एग्ज़ाम ले या एसएससी ले या कोई और संस्था के एग्ज़ाम ले। इस पे हम विशेष फ़ोकस नहीं करने वाले हैं। हमें अपनी तैयारी इस तरीके से रखनी है कि जो भी संस्था हमारा एग्ज़ाम ले, हम उसमें कोशिश ये करें कि उसमें सफल हों। तो हम अपना पूरा-पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को इस तरीके से टोटल जो मैटर है, इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए कि उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और कोई भी संस्था एग्ज़ाम ले, उस संस्था से विशेष मतलब हमारा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चनायर जो भी रहेगा वो स्टैटिक्स का ही रहेगा। इसलिए आपकी लगभग 6 यूनिट तक आपका प्रोबेबिलिटी तक का सिलेबस आज कवर हो गया है। और जो लोग पेड क्लास वाले हैं, उनके लिए तो आसान रहेगा थोड़ा-सा। और जो लोग मतलब पेड वर्ज़न के नहीं हैं, उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इतना मैटर उतना पढ़ाया जाए कि जिससे उनका एग्ज़ाम जो है मतलब अगर कुछ पहले से पढ़े हैं बीएससी वगैरह में या फिर बीए में, अभी जो भी संस्था या जो भी उन्होंने एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल पे दिया हुआ है, अगर उसमें स्टैटिक्स पढ़े हैं, तो इतना प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा कि आप एग्ज़ाम जो है मतलब क्वालीफ़ाई करने की कंडीशन में रहने वाले हैं। ठीक है? तो सभी को अ, गुड इवनिंग एक बार फिर से। और अब आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, जो हमारी क्लास होने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं यहाँ पे, जो हमसे नए स्तर पे जुड़ेंगे, ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। और अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज प्रयागराज अगर आप सर्च करते हैं प्ले स्टोर में, तो इस लोगों के साथ आपको एक ऐप मिलेगा, जिस पे रजिस्टर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है? तो और जो भी कोर्सेस हमारे चल रहे हैं, उन कोर्सेस में आप लोग अगर आवश्यकता हो तो एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है? तो अब आइए हम लोग यहाँ पे जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से पहले ये थोड़े से हमारे जो प्रीवियस ईयर बैच के, जो 2024 बैच के जो लोग थे, जो सिलेक्ट हुए हैं यहाँ से पढ़े हुए, टोटल 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 3 लोग यूजीसी नेट 2025 वाला एग्ज़ाम, अभी जो जून 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, जो रिजल्ट आया, उसमें 3 लोग यूजीसी नेट में क्वालीफाई हुए हैं। और बाकी टोटल 19 लोग सिलेक्ट हुए थे, जिसमें ज़्यादातर क्योंकि स्टैटिक्स हमने पढ़ाया था, तो स्टैटिक्स वाले बैच से थे, ज़्यादातर लोग जीएसओ में हैं। और कुछ लोग इसमें जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अतुल है, ये इनको सीबीआई इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी, ये जीएसओ बैच से थे। फिर सोमा है, तो इसको जो अकाउंटेंट की पोस्ट होती है वो मिला था। फिर उसके बाद हिमांशु, लक्ष्य, प्रतीक, राजन, फिर उसके बाद सुरोज, पंकज, सचिन और अनुपम,
संदीप और अर्चन जो है ये बहुत सारे लोग जो है जेएसओ में सेलेक्ट हुए। और इसमें देखेंगे तो कुछ लोग सौभाग्य ये है कि हम जिनको पढ़ा के सेलेक्ट किए हैं, इसमें से कुछ लोग हमारे ऑफ़िस में ही मतलब पोस्टिंग पाए हुए हैं और उनके लिए अच्छा है, थोड़ा-सा मतलब नाम लेना उचित नहीं रहेगा। लेकिन कई लोग इसमें जो है जिनको अभी मतलब अभी तो हम यहाँ पे सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं एसएससी के लिए, और कई लोग ऐसे हैं जो अभी ऑफ़िस में ही जॉइन किए हैं, उनको नौकरी कैसे करनी है, जॉइन करने के बाद का जीवन कैसा होता है, उसकी भी ट्रेनिंग हम ही के द्वारा दी जा रही है अपने ऑफ़िस में। तो मतलब वो देखा जाएगा, वो हालाँकि आप लोग भी जब सेलेक्ट होके आओगे अगर हमारी ऑफ़िस में आते हो, तो वेलकम रहेगा। उसके साथ-साथ जो है मतलब जो भी लोग रहेंगे यहाँ पे, उनको किस तरीके से आगे की जीवन या फिर आगे दिनचर्या कैसी रखनी है, किस तरीके का जीवन जीना है, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद काम-धंधा तो होता रहेगा यार। काम-धंधा जो भी है मतलब नौकरी है, नौकरी में आए हैं तो नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, जो गवर्नमेंट के काम हैं वो करने पड़ेंगे। उसके अलावा भी जो जीवन होती है, जीवन जो मतलब हम लोगों का नॉर्मल जो जीवन है, वो देखा जाएगा वहाँ पे। ठीक है? तो अब आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का यहाँ पे क्लास का जो मेन मोटिव है, जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये पहले 10 से 15 जो प्रैक्टिस सेट होंगे, ये चैप्टर वाइज़ होने वाले हैं। जो चैप्टर हमने फिनिश किए हुए हैं, लगभग यूनिट 6 तक आपका सिलेबस खत्म हुआ है प्रोबेबिलिटी तक। तो वहाँ तक अभी और आगे अगले सैटरडे संडे में जो भी आपके सिलेबस खत्म होंगे, उनका धीरे-धीरे हम सैटरडे संडे में ही प्रैक्टिस सेट करना शुरू करेंगे। पहले चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका, फिर उसके साथ-साथ मिक्सअप प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जो भी प्रैक्टिस सेट रहेगा, वो मिक्स प्रैक्टिस सेट रहेगा। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले साल हम हालाँकि सॉल्व करवाए थे, लेकिन इस साल फिर से हम उसको एक बार सॉल्व करवाएँगे, लास्ट लगभग मान के चलिए 10 साल का। ठीक है? इसके साथ-साथ जो आप लोग अगर प्रैक्टिस के रूप में और भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो 11 क्लासेस प्रयागराज ने जेएसओ एग्ज़ाम के लिए अपना प्रैक्टिस सेट और यूजीसी एग्ज़ाम के लिए भी यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम देते हैं पॉपुलेशन स्टडीज़ में, उनके लिए भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है। वो उनमें आवश्यकता होने पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है? तो आइए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो हमारी आज की क्लास है। ठीक है? पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? Which method of the data collection is best when the population is illiterate? इसमें ध्यान से रखिएगा, ध्यान ये देना है हमें कि जो हमारे पास क्वेश्चनायर है, ये क्वेश्चनायर जो है लगभग आपके एग्जाम से, बेसिक एग्जाम से, ज़्यादातर एग्जाम्स के ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों ने अंडमान निकोबार के जो बच्चे हैं, जो वहाँ पे स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो एग्जाम दे रहे हैं, हाँ कुछ लोग आंसर दे रहे हैं इसके अभी उसमें जो यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है, जैसे महाराष्ट्र का हो गया, तेलंगाना का हो गया, राजस्थान पीएससी का हो गया, ये जो और यूपी में जो स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की जो पोस्ट आती है, एसओ की पोस्ट आती है, उसके लिए जो एग्ज़ाम हो गए, उन्हीं का कलेक्शन है ये पेपर। ठीक है? तो ये एग्ज़ाम चाहे आप एसएससी सीजीएल का दे रहे हों या स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या स्टेट में कोई भी एएसओ या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हों, तो उन सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, तो जो हमारे पास मेथड ऑफ द विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज बेस्ट व्हेन पॉपुलेशन इज इलिटरेट। ध्यान में रखिएगा, पॉपुलेशन जब हमारी इलिटरेट हो, तो इलिटरेट हो तो प्रश्नावली नहीं होगी। ठीक है? प्रश्नावली नहीं होगी, क्यों? क्योंकि प्रश्नावली में हम आपको जब क्लास ले रहे थे उसमें बताए थे, प्रश्नावली में क्या होता है, क्वेश्चनायर में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस का सेट इन्फॉर्मेंट को दे देते हैं। उसमें उसको अपने से आंसर भरना होता है, और आंसर अगर वो इलिटरेट है, तो उस केस में क्या ही आंसर वो भरेगा। ठीक है? फिर उस केस में ईमेल्ड सर्वे, ये भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उसको ईमेल जब पढ़ा लिखा नहीं है तो ईमेल का मतलब ही नहीं जानेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन भी अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको नहीं इन्फॉर्मेशन या फिर उसको जानकारी नहीं होने के कारण, इलिटरेट होने के कारण यहाँ पे भी वो अपना डेटा अच्छे से नहीं भर पाएगा। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर ये पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका, कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि एक जेएसओ, जब भी आप जेएसओ के रूप में सेलेक्ट होंगे, तो जब डेटा कलेक्शन का काम होता है तो उसमें आप जाएंगे किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप पर्सनल उसका इंटरेक्शन करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड आपके पास जो शेड्यूल होता है उसको फिलअप किया जाता है। ठीक है?
तो यहाँ पे ये पर्सनल इंटरव्यू होगा। क्यों? क्योंकि पर्सन जो हमारा जो इन्फॉर्मेंट है वो इलिटरेट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि विच टाइप ऑफ डायग्राम कैन बी यूज टू डिस्प्ले कुमुलेटिव डेटा मोर इफेक्टिवली देन हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा आरेख संचयी डेटा मतलब कुमुलेटिव डेटा को हिस्टोग्राम की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से दर्शाता है। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि हमारे पास हम कौन सा किस में कौन सा ग्राफ बनाते समय कुमुलेटिव जो है डेटा का हम यूज किए थे, मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम यूज किए थे। आपको बताया गया था कि लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ग्रेटर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दो तरीके की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे इसमें आपको बताया भी गया था कि अगर हमारा यहाँ पे क्लास इंटरवल है और इधर हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो दो ग्राफ इस तरीके से लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये ग्रेटर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनता है। यहाँ के इंटरसेक्शन से अगर एक्स एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये पॉइंट हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, ये इतनी चीज बताई गई थी आपको। और इस कर्व का नाम क्या बताया गया था आपको, ओजाइव कर्व। ठीक है, ओजाइव कर्व। तो ये आपका कर्व हो जाएगा ओजाइव कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ओजाइव कर्व होगा जो हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, ओजाइव कर्व। पाई चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट में करते हैं किसी एक फैमिली का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको मेनली हम दर्शाते हैं वहां पे पाई चार्ट के माध्यम से। और बार डायग्राम के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बार डायग्राम होते हैं उनके माध्यम से हम बेसिक ये करते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है डिस्क्रीट केस में, मतलब एक टाइम के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास, जैसे मान लीजिए किसी 10 साल 15 साल के टाइम पीरियड में हमारे पास गेहूं का, अनाज का कोई या चावल का, पैडी का, जो भी मतलब हमारे पास प्रोडक्शन है उसको अगर हमें दिखाना हो तो हम बार डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, फिर स्कैटर्ड प्लॉट में क्या करते हैं कि वेरिएबल्स की इंटेंसिटी को या उनके डिस्ट्रीब्यूशन को, किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है दो वेरिएबल्स का, उसको हम यहाँ पे मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब ये रहा दूसरा क्वेश्चन। हाँ, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों का क्वेश्चन गलत हो रहा है। जैसे यहाँ पे नॉलेज, यार नाम लिखा करो थोड़ा सा, तो और उसके बाद यस के, ये पूरा नाम लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चनायर कर रहे हैं, ये क्वेश्चनायर इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं है कि हमारा कितना सही हो रहा कितना नहीं। आपका मेन जो क्वेश्चनायर रहेगा, जो एग्जाम में रहेगा, वो वहाँ पे सही होना जरूरी है। ठीक है, अब तक जो थियरी हम लोग पढ़े हुए हैं उस थियरी में हमारे पास क्या पढ़े हुए हैं उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, उस क्वेश्चनायर के माध्यम से उस थियरी को हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोन टू बायस इन द डेटा कलेक्शन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा संग्रह के पक्ष, सॉरी, आंकड़ा संग्रहण में पक्षपात की भावना बढ़ाता है। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो हमारे पास डेटा संग्रहण का काम है, ये डेटा संग्रहण का काम हमारे पास किस तरीके से किया जाए कि उसमें पक्षपात की भावना ना रहे। ये मेन मोटिव होता है हमारा डेटा कलेक्शन के समय। लेकिन यहाँ पे जो हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा संग्रहण में पक्षपात की संभावना को बढ़ाता है। ध्यान में रखिएगा, बायसनेस को बढ़ाता है। कौन बायसनेस को बढ़ाता है? तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चनायर मेथड में इंफॉर्मेंट अकेले रहेगा। बायसनेस तब आती है जब दो या दो से अधिक आदमी हो किसी भी काम में। क्यों? क्योंकि एक आदमी अपने विचारों के माध्यम से दूसरे को इन्फ्लुएंस अगर कर ले गया तो उस केस में आपका डेटा जो है बायस्ड डेटा हो जाएगा। सपोज करिए कि आप किसी विशेष पार्टी के आप वोटर हैं और उस पार्टी का एक आदमी आपके साथ खड़ा हुआ और उसके बाद आपको ब्रेन वॉशिंग कर दिया, या फिर मतलब जो भी मतलब वोटिंग का ले लीजिए, या फिर जो भी मतलब मान लीजिए कोई एग्जाम की कोई तैयारी की बात हो रही है, सिविल की एसएससी की तैयारी की बात हो रही है, तो उस केस में सिविल वाले के पक्ष में जो है अपना मत देगा। तो हो सकता है कि आप वहाँ पे जो है यहाँ पे जो आपका व्यू पॉइंट है वो चेंज हो जाए। तो इसीलिए जब बायसनेस यहाँ पे आती है, तो बायसनेस आने का मेन कारण यहाँ पे होता है
कि पर्सनल जब हम इंटरेक्शन करते हैं, पर्सनल इंटरेक्शन का मतलब पर्सनल इंटरव्यू जब हम करते हैं, तब उस केस में हमारे पास हमारे दिमाग में बायसनेस उत्पन्न होती है। और ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि हम किसी को देखकर ऑब्जर्व करते हैं बस, ठीक है। जैसे इंटरव्यू वगैरह यूपीएससी का होता है, तो यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या किया जाता है कि एक वहाँ पे साइकोलॉजी का एक आदमी बैठाया जाता है, एक मतलब वहाँ पे इंटरव्यूअर बैठाया जाता है, जो कैंडिडेट की हर एक गतिविधि के मामले में, मतलब उसकी जो क्या एक्टिविटीज हैं उसको मेजर करता रहता है। तो वहां पर वो क्या होता है, वो ऑब्जर्वेशन मेथड वो होता है जहाँ पे एक व्यक्ति देखकर मतलब बैठकर देख रहा है दूसरे को, और वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। पब्लिश डेटा में क्या होता है, पब्लिश डेटा में क्या होता है कि जैसे जनगणना का हमारे पास डेटा आया, जनगणना का डेटा हमने पब्लिश कर दिया, तो उसमें कुछ हद तक बायसनेस हो सकती है। जो डेटा कलेक्शन का काम करने गया हुआ है आदमी, उसकी पर्सनल बायसनेस हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे बायसनेस डायरेक्ट जो हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू रहेगा इसमें यहाँ पे आता है, ठीक है। डायरेक्ट जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा उसी में ये हमारा सबसे ज्यादा मतलब एरर आने के चांसेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो, अच्छा यस के बी कह रहे हो, बी नहीं, ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड में हम क्या कहते हैं कि हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। जैसे अभी आपके अपने घर में कोई बच्चा हो छोटा सा, उसको कहा जाए कि आप इसको ऑब्जर्व करिए, कोई गलत काम उसने किया हुआ है, कहीं लड़ाई झगड़ा स्कूल में किया हुआ है, तो फिर एक सीनियर आदमी उसके पीछे लगता है कि इसको ऑब्जर्व करिए, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन में करता क्या है। तो वो ऑब्जर्वेशन में क्या है कि हम कई कई बार उसको सामने वाले को पता भी नहीं लगने देते हैं कि क्या क्या करने वाला है वो आदमी, ठीक है। अरे यार सीधा सा मतलब ये कहा जाए, थोड़ा सा यूट्यूब की दुनिया में बोलना रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब टीचर पे बाउंडेड बायसनेस सॉरी बाध्यताएं होती हैं। नहीं तो ऑफलाइन क्लास में आदमी नॉर्मली ये बोल जाता है कि आज के समय में अफेयर्स वाले सिस्टम देख लीजिए, एक दूसरे को भरोसा नहीं, एक दूसरे का ऑब्जर्वेशन में लगा हुआ हुआ। तो ये इस तरीके से भी स्टेटिक्स को समझा जा सकता है, मतलब स्टेटिक्स को लव स्टोरी से भी जोड़कर कुछ देर पढ़ लिया करो, ताकि दिमाग में थोड़ी सी स्टेटिक्स भी भर जाए, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे स्टेटिक्स भी इंटरेस्टिंग हो जाए, जो मैथमेटिकल पोर्शन इसका है वो इंटरेस्टिंग लगने लगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड इन ए बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान में रखिएगा, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताने हैं। तो अब ये सी बात है, बाईवेरिएट, बाई मतलब दो होता है, अगर दो है या उससे अधिक, दो या उससे अधिक वेरिएबल यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम क्या हो जाएंगे, मिनिमम दो वेरिएबल्स यहाँ पे होने चाहिए बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब आपको सॉरी, जब आपको यहाँ पे हम बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाया नहीं, अभी प्रोबेबिलिटी ही पढ़ाया गया है आपके जो पेड कोर्सेस हैं, और उसमें जब हम बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे, जस्ट अगला चैप्टर ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है, उसी में बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि एक्स और वाई दो वेरिएबल आपके पास रहेंगे, एक्स और वाई दो वेरिएबल रहेंगे, और इसमें आपको यहाँ पे मार्जिनल डेंसिटी या कंडीशनल डेंसिटी, कंडीशनल डेंसिटी, इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पे कैलकुलेट करनी होती हैं, ठीक है। मार्जिनल या कंडीशनल डेंसिटी, तो सिंगल वेरिएबल वहाँ पे आएगा तो उसको मार्जिनल कहते हैं, दो वेरिएबल गिवन में रहेंगे तो उनको कंडीशनल कहते हैं। तो यहाँ पे मार्जिनल और कंडीशनल डेंसिटी, मार्जिनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस तरीके की चीजें वहाँ पे आएंगी, तो वहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम दो वेरिएबल्स आपके पास यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। उससे अधिक हो सकते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो एमएससी के बीएससी के सिलेबस में है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको वहाँ पे चीज़ें जो है नहीं बताई जाने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम कितने वेरिएबल रहेंगे, दो वेरिएबल रहने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि लेटेंसी रहती है, तो लेटेंसी रहती है मतलब क्या कि हम जो बोल रहे हैं आपको लगभग आधा मिनट के बाद सुनाई देगा, और आप जो रिप्लाई कर रहे हैं उसमें भी कुछ सेकंड लगते हैं,
तो थोड़ा सा कोशिश ये करिएगा कि जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं वो कंटिन्यूएशन में रिप्लाई करते रहें। क्वेश्चन देखिए तभी रिप्लाई कर दीजिए। गलत सही वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम कोई पुरस्कार नहीं देने वाले हैं आपको कि गलत हो जाएगा तो मतलब आपको कुछ डांट पड़ेगी, या सही हो जाएगा तो कुछ आपको इनाम दिया जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपका जो पर्सनल व्यू है उसके हिसाब से आप आंसर दीजिए, फिर मैं इधर से सही आंसर के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, तब ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्या कि अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गुड स्टैटिस्टिकल टेबल शुड नॉट कंटेन। तो अब आपको हम यहाँ पे बताए थे, क्या बताए थे कि जो हमारे पास यहाँ पे टेबल होती है, अगर हमारे पास टेबल है कोई, मान लीजिए यहाँ छोटी सी हम टेबल बना देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो होता है वो नॉर्मली जो है यहाँ सीरियल नंबर लिखा जाता है, यहाँ हम कैप्शन लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम स्टब लिखते हैं, ठीक है, और ये हमारा बॉडी का पार्ट होता है। फिर यहाँ पर जो मेन पोर्शन होता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ मेन पॉइंट यहाँ पे टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे, यहाँ पर इसका टाइटल लिखा जाता है समथिंग, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे फुट नोट भी होता है, फुट नोट। ये इतना पोर्शन होता है टेबल का, ये आपको क्लास के दौरान बताया गया है कि जो हमारे पास कॉलम होता है उसको हम कैप्शन बोलते हैं, रो होते हैं इसको स्टेप बोलते हैं, ये मेन पोर्शन होता है टेबल का, बॉडी जिसको बोलते हैं। फिर टाइटल यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। फिर इसके साथ यहाँ पे जो टेबल में डेटा दिया गया है वहाँ पर ये डेटा जो है फुटनोट एक लिंक दिया जाता है, जैसे जिसको रेफरेंसेस कहते हैं एक तरीके से कहा जाए तो, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपके टेबल का मेन पार्ट होती है। जैसे आप कभी पीएचडी वगैरह करेंगे तो उसमें जिस डेटा पे आप लोग जो डेटा यूज कर रहे हैं, जिस पे आप रिसर्च पेपर तैयार किए हुए हैं, उसके उसमें क्या करते हैं कि जो रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए जो डेटा जहाँ से उठाए हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती है, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, भारत में जो मॉस्की अपना डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है बहुत सारे डेटा रिलीज करता है। तो इन डेटा का यूज करके बहुत सारे रिसर्चर, हम लोग भी इस पे कई रिसर्च पेपर जो है इसमें पब्लिश करते हैं, एक दो पेपर हमारा भी पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम रेफरेंसेस देते हैं, रेफरेंसेस अगर ना दें तो कॉपीराइट का इशू हो जाता है, वो कहेंगे कि हमारा कॉपीराइट है, ये हमारा डेटा, आपने इस डेटा को चोरी किया हुआ है। तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है, फुटनोट दिया जाता है, ठीक है। तो ये इतना पार्ट हो जाता है आपका क्या, टेबल का। तो अब यहाँ पे टेबल में यहाँ पे क्या कह रहा है कि शुड नॉट कंटेन्स, मतलब एक अच्छी सांख्यिकी तालिका में निम्नलिखित में से निम्नलिखित नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होता है तो उसको हमें बताना है। फुटनोट होता है, फुटनोट यहाँ पे देखेंगे तो होता है फुटनोट। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लियर टाइटल होता है, एक्यूरेट डेटा, यहाँ पे सटीक डेटा मतलब बॉडी का जो पार्ट है वो होता है। यहाँ पर मर्ज सेल जो है, मर्ज जो सेल है वो यहाँ पे नहीं होती है। सेल को नॉर्मली हम लोग जो है जो भी रहता है उस हिसाब से अपना मतलब मर्ज सेल, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मर्ज सेल बनाई ही जाए, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टब है तो इसको मर्ज करना ही पड़ेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। स्टब में हो सकता है यहाँ पे अलग अलग लोगों के नाम दिए हों, ठीक है। जैसे एक्सेल में कोई टेबल बना रहे हैं तो ये मान लीजिए कि रमेश, सुरेश, राकेश, या जो आप लोग नाम लिख रहे हो नितिन या फिर एसके या फिर जो भी और लोग हो यहाँ पे, इन सभी का नाम इधर हो सकता है। और फिर पता लगा कि आपको जेएसओ आप हो गए तो जनवरी महीने की सैलरी, फरवरी की सैलरी, मार्च की सैलरी, अप्रैल की सैलरी, इस तरीके से सैलरी लिखी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मर्ज सेल का होना जरूरी नहीं है, मतलब हम ये कह रहे हैं। लेकिन हाँ, जो रो रो होती है इसमें जो भी चीजें लिखी जाती हैं उसको कंबाइंड रूप में हम स्टब बोलते हैं, और जो कॉलम में जो चीजें लिखी जाती हैं उनको हेडिंग स्वरूप हम एक कैप्शन बोलते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे मर्ज सेल यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। अब अगला अगला क्वेश्चन है, विच डायग्राम कैन बेस्ट शो द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट। तो अब यहाँ पे हमें बताइए कि रिलेशनशिप की बात कर रहा है, रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि आप एक जनरल आइडिया, जब रिलेशनशिप की बात हो जाए तो आपके दिमाग में एक छोटा सा एक आइडिया वहां पे आ जाना चाहिए, कोरिलेशन का, ठीक है, कोरिलेशन का एक आइडिया आ जाना चाहिए।
अब जब हम कोरिलेशन वाला टॉपिक या चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, तो उसमें सबसे पहली ही क्लास में हमने एक यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ था। डायग्राम कैसे था, सॉरी, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम था, जहाँ पे एक डॉटेड लाइन कुछ इस तरीके से दिखाई गई थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया था। दूसरे में कुछ इस तरीके से डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया था इस डायरेक्शन में। और एक तीसरा भी यहाँ पे बनाया गया था जहाँ पे डेटा का कोई पैटर्न नहीं था, डेटा एट रैंडम यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था। अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, यहाँ पे x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि एक वेरिएबल के बढ़ने पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है। एक वेरिएबल जैसे यहाँ पे बढ़ा, ये यहाँ आया, फिर दूसरा यहाँ, फिर x यहाँ पे गया तो ये भी बढ़ गया। एक वेरिएबल पे जब बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल बढ़े तो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। मतलब ये कहने का कि एक वेरिएबल के साथ जब दूसरा वेरिएबल बढ़े तो उस केस में यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ उल्टी डायरेक्शन में है कि जब हमारा x का मान यहाँ पे था तो y का मान ये था, लेकिन x का मान जैसे बढ़कर यहाँ पे आया तो y का मान हमारा कम हो गया। मतलब यहाँ पे x के बढ़ने के साथ y का मान कम हो रहा है, तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, आपके पास निगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, और जब यहाँ पे कोई पैटर्न बढ़ने घटने का यहाँ पे पैटर्न शो ना करे तो यहाँ पर जीरो कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो यही चीज आपको, यही अगर आपको पैटर्न अगर याद होता तो आप तुरंत यहाँ पे इसका आंसर बता चुके होते अब तक कि ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, ऊंचाई और वजन के संबंध में दर्शाए गए दर्शाने वाला सबसे उपयुक्त आरेख कौन सा है, तो ये होगा स्कैटर डायग्राम। ठीक है, स्कैटर डायग्राम क्यों, क्योंकि दोनों डिस्क्रीट वेरिएबल हैं, आदमी इंडिविजुअल भी अलग अलग है, उसका वेट भी अलग अलग रहेगा। यहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूस केस होता तो हिस्टोग्राम बनाते, कुछ टाइम के साथ फ्लक्चुएशन को दिखाना होता तो हम यहाँ पे बार डायग्राम बनाते। और पाई चार्ट क्या होता है कि इंडिविजुअल फैमिली या एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए नॉर्मली बनता है, जैसे बजट वगैरह आता है तो उसमें देखते होंगे आप लोग, बजट जब पढ़ते हैं तो एक तरफ लिखा रहता है रुपया आता कहाँ से है, एक तरफ चार्ट, एक पाई चार्ट बना रहता है, उसमें लिखा रहता है रुपया जाता कहाँ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान में रखती हैं कि हम किसका जो है यहाँ पे प्रयोग करें कि हम रिलेशनशिप को बता पाए स्कैटर्ड, सॉरी, हाइट ऑन वेट, मतलब डिस्क्रीट डेटा में हम एक रिलेशनशिप किस डेटा, किस ग्राफ के माध्यम से निकाल सकते हैं या किस डायग्राम के माध्यम से निकाल सकते हैं, तो स्कैटर डायग्राम होता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। कई लोग यहाँ पे आंसर सही दिए हैं जिसके, हाँ चलो, अच्छी अच्छी बात है, कई लोग आंसर सही दे रहे हो। कोशिश ये करो कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद आंसर करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है कि विच चार्ट इज हेल्पफुल इन शोविंग द डेविएशन ऑफ डेटा फ्रॉम टारगेट। ठीक है, डेटा के लक्षित मान से विचलन को दर्शाने वाला चार्ट कौन सा होता है। तो अब यहाँ पर बताइए लक्षित मान, हालांकि ये थोड़ा सा हम इसको कहेंगे कि जो 2025 बैच में जो एडमिशन लिए हैं, जो पिछले साल स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़े हैं या कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। कारण ये है कि यहाँ पे अभी इस चैप्टर को हम यहाँ पे मतलब पेड कोर्स में अभी पढ़ाए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम बता दे रहे हैं इसका आंसर होगा कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट क्या होता है कि जैसे बिजनेस स्टेटिस्टिक्स जो होती है, जो हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारे पास डेटा आता है, उस डेटा में क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पास जो हमारा फैक्ट्री का आउटपुट है, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई कंपनी चला रहे हैं, उस कंपनी का जो आउटपुट है वो जो हमारे पास रिक्वायर्ड लिमिट है या जो मार्केट में डिमांड है उसके अनुसार है या नहीं, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल चार्ट बनाए जाते हैं। कंट्रोल चार्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक्स बार, आर, सिग्मा, एन, एन पी और डी, इस तरीके से बहुत सारे चार्ट होते हैं। ये चार्ट बनते हैं वेरिएबल्स के लिए,
और ये चार्ट बनते हैं एट्रीब्यूट्स के लिए। ठीक है, ये चार्ट बनते हैं हमारे पास एट्रीब्यूट्स के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी जब सैम्पलिंग वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें ये आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो अब यहाँ पे बार चार्ट तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि डेविएशन को ये नहीं बताता है, ये जो डेटा दिया रहता है उसी डेटा को वहां पे एक्सप्लेन कर देता है, उसका एक बार बना देता है। रडार चार्ट, ऐसा चार्ट कोई कुछ विशेष होता नहीं है। रडार चार्ट ऐसा मतलब आप लोगों के सिलेबस के स्तर पर ऐसा कोई चार्ट होता नहीं है। और यहाँ पे पाई चार्ट देखेंगे तो ये इंडिविजुअल खर्च को बताता है, फैमिली के खर्च को, या फिर ज्यादातर केस में ये इनकम से रिलेटेड जो है यहाँ पे इनकम या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड यहाँ पे ये चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल चार्ट होते हैं। कंट्रोल चार्ट मेनली 6 प्रकार के होते हैं और इन्हीं चार्ट के माध्यम से हम अपने किसी फैक्ट्री का आउटपुट चेक करते हैं कि हमारे पास जो फैक्ट्री है, जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस अंडर प्रोसेस चल रहा है, जो हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस है जो चल रहा है, उसमें हमारा जो आउटपुट है वो अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। जैसे सपोज करिए कि एक मोबाइल आपको खरीदना हो, एक मोबाइल खरीदना हो और आप मोबाइल खरीदने गए, पता लगा कि 6 इंच डिस्प्ले का हमें यहाँ पे 6 इंच डिस्प्ले का हमें ब्लैक कलर का मोबाइल चाहिए, जिसमें मान लीजिए कि कैमरा और बैटरी इस तरीके से यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर आपको आप दिमाग में लेके गए थे। अब पता लगा आप वहाँ पे पहुंचे तो एक आदमी का 6.5 इंच का डिस्प्ले वहाँ पे दे दिया गया मोबाइल का, एक का 4 इंच का दिया जाए, एक का 8 इंच, या फिर इस तरीके से 7 इंच का वहाँ पे डिस्प्ले रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक ही चीज़ इतना वेरिएशन के साथ अगर आ रही है तो उसको वो मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, तो उसी इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर कंट्रोल लिमिट्स निर्धारित की जाती हैं, जो कंट्रोल लिमिट्स होती हैं म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। ठीक है, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के बराबर एक कंट्रोल लिमिट्स होती है और ये कंट्रोल लिमिट्स के माध्यम से हम कंट्रोल चार्ट बनाते हैं, जिसके माध्यम से हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को देखते हैं कि ये अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, आगे यहाँ पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को। कारण ये है कि आपका सिलेबस भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा जो हमने पढ़ाया हुआ है, और उसके साथ साथ जो मतलब लोग हैं, जो पिछले बैच के लोग हैं, 2024 वाले बैच के लोग हैं, उनको ये बोला गया था कि 25 वाले बैच में एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको एज इट इज इतनी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी कि वो उनके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वो चीज़ें वहाँ पे कवर अप की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेथड इज सुटेबल फॉर स्टडिंग बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग्स। ठीक है, प्राकृतिक परिवेश में व्यवहार अध्ययन के लिए उपयुक्त विधि है। ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन बनाया गया था इंग्लिश में बनाया गया था और उसका एक गूगल ट्रांसलेटेड फॉर्म है, तो गूगल ट्रांसलेशन में कहीं कहीं गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन जो है उसको आप कोशिश ये करिए इंग्लिश में ही समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि प्राकृतिक जो परिवेश है हमारे पास, विच मेथड इज सुटेबल फॉर स्टडिंग बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग्स। नेचुरल सेटिंग्स जो प्राकृतिक परिवेश होता है उसमें हमें किस तरीके के मेथड को माना जाता है कि ये सुटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए सबसे अच्छा यहाँ पे मेथड जो यहाँ पे यूज किया जाता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटरव्यू में क्या होता है कि देखिए नेचुरल जो परिवेश होता है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारे पास बॉर्डर एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं या गांव होते हैं, या फिर कहीं कोई विशेष गांव, कुछ स्पेशल टाइप के गांव हैं या शहर हैं, जो भी हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ पे उनके नेचुरल हैबिटेट जो हैं, जैसे आदिवासी क्षेत्र जो ज़्यादातर हैं, उनमें क्या होता है कि वो वहीं पर रहें और उनको वहीं पर सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहें। तो उसके लिए वहाँ पे गवर्नमेंट अलग अलग योजनाएं बनाती रहती है। ठीक है, तो उसी तरीके से उसी से जोड़कर इसको यहाँ पे पढ़ा जा सकता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा हो लोगों का, कि गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही हो और गांव के लोग या जो संबंधित शहर के लोग हैं वो भी अपना पार्टिसिपेट कर रहे हों, तो वहाँ पर प्रशासन की दक्षता, प्रशासन की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। जैसे स्वच्छता के मामले में देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो प्रोग्राम चलाया स्वच्छ भारत मिशन का, पहले लोग क्या होता था कि एक
कौन से नील की या कौन से उसमें साबुन की एडवर्टाइजिंग आती थी, एक महिला नाचते हुए ऐसे पेंट फेंकती थी और पूरा एक लाइन से पड़ता था। वैसे ही स्वच्छ भारत मिशन से पहले देखेंगे तो लोग पान खा के थूकते थे, पान खा के पिचिंग जो करते थे वो एक लाइन से, खासतौर पे जो सड़कों के डिवाइडर हैं उस पर देखेंगे तो बहुत सारा चीजें यहाँ पे होती रहती थी। तो उनसे बचने के लिए बहुत सारी जगहों पे स्टिकर लगाए गए, फिर साफ सफाई की गई, तब लोग थोड़ा सा उससे परहेज कर रहे हैं। लेकिन भारत महान है हमारा, तो इसलिए अभी बहुत सारे लोग उसमें हैं इस प्रवृत्ति के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब तक पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, सहभागी अवलोकन जो हमारे पास है वो जब तक अच्छा नहीं रहेगा, तब तक हम प्राकृतिक परिवेश में जो उनका व्यवहार है, जो भी किसी भी आदमी का यहाँ पे हम बिहेवियर है उसको स्टडी करना चाहें तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं उसमें आदिवासी क्षेत्रों में किया क्या जाता है कि बहुत सारे जो आदिवासी हैं, जैसे अभी अंडमान हम लोग गए थे घूमने, तो अंडमान में जो जारवा ट्राइब्स हैं उनको थोड़ा सा एक दो लोगों को देखने का मौका मिला। हालांकि वहाँ बात नहीं करने देते क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा एरिया है जहाँ पे रुकना भी, गाड़ियाँ रुकने नहीं देते हैं। तो रास्ते में गाड़ी से जाते हुए हम लोग एक दो जारवा जनजाति के लोगों को देखे थे, तो वहाँ पे पूछा गया कि भाई, ड्राइवर ने बताया, जो हमारे गाइड थे उसमें, उन्होंने बताया कि यहाँ पे इन लोगों को इसी परिवेश में रखा जाता है और इनको गवर्नमेंट सारी सुविधाएं यहीं पे प्रोवाइड करती है ताकि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में अपनी जो उनकी व्यवहारिक लाइफ है, जो उनका अपना कल्चर है, उसको वो सुरक्षित कर सकें, उसी परिवेश में रह सकें। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट सुटेबल मेथड टू कंपेयर मेल एंड फीमेल लिटरेसी इज। अब यहाँ पे बताइए जल्दी से, आप लोग बताइए हमें कि मेल और फीमेल लिटरेसी को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे महिला और पुरुष की जो साक्षरता है उसकी तुलना करने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास कौन सा डायग्राम होगा, ये बताइएगा। ठीक है, बोलिए भाई, क्या हो गया नितिन। नहीं, अभी पाई चार्ट तो नितिन पहले ही हमने बताया ना कि पाई चार्ट में क्या होता है कि एक नॉर्मल, एक बेसिक फैमिली का, वहां पर हम एक्सपेंडिचर के लिए ही नॉर्मली इसका यूज करते हैं। यहाँ पर ये एक चीज, चाहे इसको लिख लीजिएगा कहीं, कि नॉर्मली जो एक्सपेंडिचर होता है इसी के लिए ही जो है हम इसका यूज करते हैं। एक्सपेंडिचर या फिर इनकम ऑफ ए फैमिली, नॉर्मली इसी के लिए हम लोग करते हैं। बजट वगैरह में भी हालांकि इसका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का हम यूज करते नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बताइए लाइन डायग्राम का। लाइन जो हमारे पास डायग्राम होता है उसमें क्या करते हैं, हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्शन को दिखाया जाता है, चाहे वो बार डायग्राम हो, नॉर्मल सिंपल बार डायग्राम, या लाइन डायग्राम। दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है, बस उसमें लाइन डायग्राम में क्या करते हैं, हम एक लाइन बनाते हैं, बार डायग्राम में हम एक बार डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट बार डायग्राम होगा। कंपोनेंट बार डायग्राम का मतलब क्या हो गया कि दो सेगमेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे मेल और फीमेल, उसमें लिटरेसी की बात हो रही है ना। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दी गई, डेटा दे दिया गया और इधर ईयर दे दिया गया। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक कलर में हम दिखा दे रहे हैं मेल को और दूसरे कलर में हम दिखा दे रहे हैं फीमेल को, इसी के साथ, या इसी इसी के साथ ऐसे भी दिखा सकते हैं और ये इसके ऊपर भी दिखा सकते हैं। दोनों तरीके से मतलब उसको दिखाया जा सकता है। ये कंपोनेंट बार डायग्राम होगा। लेकिन इस पे विशेष आप फोकस करो यार। ठीक है, जो जो चीजें मतलब पिछले क्वेश्चन में जैसे बताई जा रही है ना, तो उसको आप नोट्स बनाते हुए, या फिर हालांकि इसका प्रैक्टिस सेट आपको अभी ग्रुप में भेज दिया जाएगा क्लास खत्म होने के बाद, तो उसमें आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट में ही आप लोगों को ये लिखते चलना है। यही ऐसे क्वेश्चन है जो आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं, एक दो नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, हाँ, अच्छा, कंपोनेंट एंड नॉर्मल जो डायग्राम होता है उसमें क्या यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मल जो हमारे पास बार डायग्राम होता है उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम टाइम लेते हैं। टाइम मतलब ईयर, या ईयर मंथ जो भी रहे यहाँ पे, और इसके साथ यहाँ फ्रीक्वेंसी रहती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा 2010 में कुछ प्रोडक्शन था,
फिर 2012 में, फिर उसके बाद 2015, इस तरीके से जो भी यहाँ पे रहा हो प्रोडक्शन वो इस तरीके से दिखाया जाता है। ये इसको कहा जाता है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में क्या होता है, नॉर्मली सिंगल वेरिएबल का हम यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब ये कहने का सिंगल वेरिएबल होता है यहाँ पर, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में, हालांकि टाइम भी एक वेरिएबल होता है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल जो ये बार डायग्राम बनेगा सिंगल सिंगल बनेगा, एक वेरिएबल के लिए होगा। लेकिन जो कंपोनेंट या जो हाँ, जो कंपोनेंट बार डायग्राम होता है उसमें क्या करते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे बार डायग्राम एक साथ जो है कई यहाँ पे बार डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। इसी को मल्टीपल बार डायग्राम भी कह सकते हो, ठीक है। और एक इसी में इसी का एक तरीका होता है, कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया कि उसमें कई चीजें हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, वेरिएबल कई हो जाते हैं, ठीक है। नितिन, बोलिए भाई। अच्छा, चलिए तो फिर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच इज द बेस्ट मेथड फॉर क्विक कंपैरिजन ऑफ डेटा विजुअली, डेटा के दृष्टिकोण से त्वरित तुलना के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो अब देखिए सबसे उपयुक्त विधि कौन कैसी, विजुअली, विजुअली मतलब देखकर ही हम जिसको आसानी से समझ जाएं। देखकर आसानी से हम किसको समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो पैराग्राफ देखेंगे तो पैराग्राफ पूरा पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा। उस पैराग्राफ को हम अगर पूरी तरह जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक वहां पर हमारे पास जो डेटा उसमें लिखा रहेगा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी रहेगी वो इंफॉर्मेशन हमें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल में भी क्या है कि यहाँ पर डेटा आपको एक साथ यहाँ पर टेबल के रूप में दे दिया जाएगा। यहाँ पर कैप्शन रहेगा, यहाँ स्टब रहेगा, यहाँ बॉडी रहेगी। और अगर ये लंबी चौड़ी आपको जो है टेबल दे दी गई तो यहाँ पे भी समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद विजुअली, विजुअली मतलब देखकर ही हमें उसमें पता चल जाए कि कौन सा वेरिएबल बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। तो यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका होगा, जब डायग्राम के माध्यम से पाई चार्ट, बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इन सब डायग्राम के माध्यम से अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करें तो हम उसको देखते ही समझ जाएंगे कि डेटा हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। और रॉ डेटा तो मतलब एकदम सबसे बेकार क्वालिटी का जो डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है, ठीक है। कि ऐसे ही एज इट इज लिख दिया जाता है जैसा कलेक्ट किया गया है, उसके बाद फिर टेबलिंग, टेबुलेशन या फिर डायग्राम उसका बनाने का काम बाद का होता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इन विच मेथड डज द इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व विदाउट पार्टिसिपेटिंग, किसी विधि में शोधकर्ता भाग लिए बिना अवलोकन करता है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि रिसर्चर जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन, तो इसमें इसको भाग लेना पड़ेगा, यहाँ पे भाग लिए बिना कह रहा है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें भी यहाँ पे रिसर्चर को सामने बैठना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम में या ऑफलाइन माध्यम में, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेशन, सॉरी, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा यहाँ पे। पैनल मेथड में, पैनल मेथड में भी क्या करते हैं, जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू होता है पैनल मेथड में होता है कि उसमें 4-5 लोग रहेंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, आपको छीलेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद आपको गंदा सा नंबर दे देंगे। तो वो पैनल मेथड होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ डेटा इज बेस्ट सुइटेड फॉर मेजरिंग ट्रेंड ओवर टाइम, समय के साथ प्रवृत्तियों को मापने के लिए कौन सा डेटा उपयुक्त होता है, समय के साथ प्रवृत्तियों को। अब यहाँ पे बता दीजिए समय के साथ कौन सा डेटा हम यूज करते हैं, एक ही डेटा है, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए आप लोग। हाँ, सी, टाइम सीरीज डेटा यहाँ पे होगा।
आपको जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया गया था कि जब हम टाइम के साथ डेटा का फ्लक्चुएशन मेजर करते हैं तो टाइम सीरीज होता है, डेटा होता है। जब हम लोकेशन या स्थान के साथ जो है हम उसका डेटा का मेजरमेंट करते हैं या डेटा लिखते हैं तो जियोग्राफिकल डेटा होता है। नॉमिनल डेटा भी आपको बताया गया था कि नॉमिनल डेटा क्या होता है कि जब वो आपको नाम के साथ मतलब उन चीज़ें वहाँ पे बताई जाए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका नाम या कुछ इस तरीके से ABCD का प्रयोग किया जाए तो वो नॉमिनल डेटा होता है। पैनल डेटा का मतलब अभी जस्ट बता ही दिए हैं कि कुछ एक पैनल बना के उसमें डेटा का कलेक्शन हो, एक साथ 4-5 लोग उसमें शामिल हो। फिर क्रॉस सेक्शनल डेटा में क्या होता है कि वहाँ पे एक विशेष क्षेत्र की बात की जाती है, ठीक है? क्रॉस सेक्शन ना, अच्छा क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास डेटा होता है वो किसी विशेष क्षेत्र की बात कर देता है, ठीक है? तो उसमें हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल डेटा उसको हम कह देते हैं, ठीक है? नॉर्मली ये जो है आपके यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम क्रॉस सेक्शनल डेटा की बात बहुत कम करते हैं। लेकिन जैसे यूरोप वगैरह में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ सुविधाएं होती हैं जो गवर्नमेंट पर्सन टू पर्सन टारगेट करके वहाँ पे जैसे मेडिकल की सुविधाएं हैं, किसी आदमी को बीमारी हो गई और उनको गवर्नमेंट को पता चल गया कि इनको ये बीमारी है तो वो टारगेटेड जो है इलाज करते हैं। वो आपके घर आएंगे, आपको दवाई देंगे, इलाज करेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो डेटा होता है किसी विशेष क्षेत्र को अगर हम टारगेट करते हुए वहाँ पे बातें करें तो वो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है। फिर अब इसके बाद यहाँ पे कैप्शन ऑफ द कैप्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल इज प्लेस्ड। तो अभी जस्ट आपको बताया गया था कि कैप्शन कहाँ पे होता है, यहाँ पे टॉप पे होता है कैप्शन। तो कैप्शन कहाँ होता है तो ऑन द टॉप लेफ्ट, शीर्ष से बाएं, एबव द टेबल बॉडी या फिर बिलो द टेबल और इनसाइड द फुटनोट। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बिलो द टेबल होता नहीं है, कैप्शन ऊपर ही होता है। तो एबव द टेबल बॉडी, जस्ट बॉडी के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है कैप्शन होता है और लेफ्ट साइड जो होता है ये स्टब होता है, ये हमारा बॉडी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड डेटा सोर्स। व्युत्पन्न डेटा स्रोत का एक उदाहरण है। जो व्युत्पन्न डेटा होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो व्युत्पन्न डेटा होता है, जैसे भी आपने किसी ने इसमें बोला था पब्लिश्ड सोर्स की बात की थी, तो जो पब्लिश्ड सोर्स होता है, जो पब्लिश्ड डेटा होता है जिसमें हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं, जैसे कोई रिसर्च पेपर हो गया या कोई बुक हो गई, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा व्युत्पन्न डेटा है। मतलब पहले डेटा को, प्राइमरी डेटा को हमने लिया, उसमें कुछ जोड़ घटाना किया, फिर उसको हमने प्रेजेंट कर दिया, तो वो हमारा डिराइव्ड डेटा होता है। तो भारत की जनगणना का डेटा जो होता है प्राइमरी डेटा होता है, ये व्युत्पन्न डेटा नहीं होता, डिराइव डेटा नहीं होता। नेशनल सैंपल सर्वे के जो काम होते हैं वो भी प्राइमरी डेटा पे होते हैं। स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, हाँ स्टैटिस्टिकल ईयर बुक कह सकते हैं कि मंत्रालय जो हमारा है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये समय समय पे ईयर बुक निकालता है और बताता है कि भारत में जो प्रोडक्शन का लेवल है वो क्या है, ठीक है। फिर अब इसके बाद व्हाट इज द की पर्पज ऑफ यूजिंग क्लास इंटरवल इन टेबुलेटेड डेटा, ठीक है। तो सारणीबद्ध आंकड़ों में वर्ग अंतराल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। प्रमुख उद्देश्य मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा होता है उसमें क्लास इंटरवल में हम उनको क्यों डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हम डिवाइड करते हैं कि जो हमारे पास डेटा है उनको ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो यहाँ पे कंफ्यूजन टू कंफ्यूज द रीडर, अरे भाई ये तो बहुत गलत आंसर लगा देता है। तो रिड्यूस द डेटा साइज, नहीं, डेटा साइज को भी हमें रिड्यूस नहीं करना होता। टू अवॉइड जीरो फ्रीक्वेंसीज, नहीं ये भी गलत होता है। टू ऑर्गेनाइज कंटिन्यूस डेटा, हाँ कंटिन्यूस डेटा में हम रॉ डेटा को कंटिन्यूस डेटा में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम सारणीबद्ध आंकड़ों का या टेबुलेशन का हम यूज करते हैं, ठीक है। यूजेज ऑफ टेबुलेशन में देखेंगे तो उसमें ये चीजें बताई गई हैं कि टू ऑर्गेनाइज द डेटा, या उसको कंसाइज करने के लिए वहां पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स डेटा अकॉर्डिंग टू नेचर आर एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब इसमें बता दीजिए कि नेचर या एट्रीब्यूट के अनुसार किस डेटा को हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे ज्योग्राफी के अनुसार करते हैं, लोकेशन के अनुसार तो जियोग्राफिकल डेटा, टाइम के अनुसार टाइम सीरीज डेटा, उसी तरीके से क्वालिटी के आधार पर यहाँ पर क्या करेंगे, कालानुक्रम डेटा जो होता है उसमें टाइम का यूज होता है। क्वालिटेटिव जो डेटा होता है इसी में यहाँ पर क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स का यूज होता है। क्वांटिटेटिव में क्या यहाँ पे क्या होता है, नंबर्स का इस्तेमाल होता है। स्पार्शियल या भौगोलिक या ज्योग्राफिकल डेटा में क्या होता है, लोकेशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वालिटेटिव डेटा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज 1000 एंड नंबर ऑफ सॉरी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज दिस, इट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। हाँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम जानबूझ के इसमें लिखे हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम वहां पे नहीं बता पाए थे, जब वहां पे हम फ्रीक्वेंसी बता रहे थे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये तरीका, तो वहां पे छूट गया था। तो यहाँ पर एक इसका फार्मूला लिख लीजिएगा कि रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपान टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 150 है और टोटल फ्रीक्वेंसी है 1000। ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0.15 हो जाएगी। ठीक है, 0.15। ठीक है, हाँ, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर इस फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में भी व्यक्त किया जाता है तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 15% भी आएगा। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे दोनों आंसर है, दोनों आंसर है। तो इस केस में यहाँ पर दोनों आंसर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0.15 तो होगा ही, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे 0.15। लेकिन अगर इसको परसेंटेज में भी पूछ लिया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज में भी व्यक्त होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों आंसर इसका होगा। ठीक है, ए एंड बी दोनों। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, पहले हम ये बता दिए थे। ठीक है, हाँ हाँ, बोथ बोथ आंसर होगा। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए 3 डायमेंशनल बार डायग्राम इज यूज्ड व्हेन। 3 डायमेंशनल जो बार डायग्राम होता है उसका यूज कब होता है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल बार डायग्राम का जब हम यूज करते हैं तो उसमें ये एक तरीके से देखा जाए कि जब हम एक तरीके से कहा जाए वॉल्यूम बार डायग्राम या फिर इस तरीके के डायग्राम अगर हम बना रहे हैं तो हम वहीं पर उसका यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब 3 डायमेंशनल अगर टेबल की बात की जाए तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे समूहों का कंपैरिजन करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ पे हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन दे दी गई है या इनकम दे दी गई है, सपोज करिए यहाँ पे इनकम दे दी गई है। ठीक है, इनकम, और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज दे दी गई हैं। यहाँ पे मान लीजिए चाइना है, फिर यहाँ पे इंडिया है, फिर इसमें डिवीजन कर दिया जाए मेल और फीमेल का, तो इसमें देखेंगे तो 3 स्तर पे यहाँ पे डेटा में क्या हुआ, फ्लक्चुएशन हो गया। तो यहाँ पर नॉर्मली सॉरी 3 स्तर पर डेटा में यहाँ पे डिवीजन हो गया। ठीक है, 3 डायमेंशनल इसको यहाँ पे डिवीजन कह सकते हैं या सॉरी कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है, टू शो ग्रुप्ड कंपैरिजन, ग्रुपिंग जो हमारे पास होती है उसको कंपैरिजन के लिए यहाँ पर इस टाइप के डेटा का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू क्या होता है, आपको जस्ट बताया गया है, अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट, क्लास मार्क ये सब नहीं होता है, ये मीन होता है, एवरेज होता है, जो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू को डिसाइड करता है, या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जहाँ पे हम पढ़ते हैं उसमें मीन ही मेन मेजर होता है। ठीक है, हाँ, चलिए।
अगला क्वेश्चन है, क्या हो गया, क्लास मार्क नहीं होगा भाई। क्लास मार्क का मतलब ये होता है वर्ग चिन्ह, नहीं ये क्लास मार्क नहीं होता है। जैसे नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल दे दिया गया और फ्रीक्वेंसी दे दी गई, यहाँ पे 2 4 6 8 इस तरीके से लिख दिया गया, यहाँ पे 5 10 15 इस तरीके से लिख दिया गया। तो इससे क्या है आप निर्धारित करेंगे, कोई सेंट्रल वैल्यू नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा है, जो भी हमारे पास स्कैटर्ड डेटा है, इस डेटा का यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू का मान हमें निकाला जाए। और जो सेंट्रल वैल्यू नॉर्मली ज्यादातर केसेस में मीन होता है, मीन का मतलब उसमें भी मीन में अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक में अर्थमेटिक मीन की बात होती है, ठीक है। अब आगे इसमें क्या है, ए जियोग्राफिकल मेथड यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग आउटलायर इन ए डेटा सेट इज, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें जियोग्राफिकल आउटलायर की बात कर रहा है कि हमारे पास जो जियोग्राफी होगी उसमें हम यहाँ पे आउटलायर की हम बात करते हैं, मतलब अपर लिमिट या लोअर लिमिट की हम जब बात करते हैं, आउटलायर का मतलब बाहरी जो चीजें हैं डेटा सेट में अपवाद मान पहचानने के लिए उपयोगी चित्रात्मक विधि है। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे तो बॉक्स प्लॉट विधि होती है, ये बॉक्स प्लॉट विधि आपको बताई गई है, ठीक है। जो मतलब हम यहाँ पे पहला चैप्टर जब पढ़ाए हैं तो लास्ट में आपको स्टेम एंड लीफ एक प्लॉट बताया गया होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे बॉक्स प्लॉट बताया गया होगा। नहीं यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं होगा यार, हिस्टोग्राम नहीं होगा, यहाँ पे उस जियोग्राफिकल मेथड की बात कर रहा है जो आउटलायर को डिटेक्ट करता है। जियोग्राफिकल मेथड की बात हो रही है, जियोग्राफिकल मेथड। जो हमारा हिस्टोग्राम होता है वो क्लास इंटरवल पर बेस्ड होता है, क्लास इंटरवल कुछ भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकती है, नॉर्मल डेटा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बॉक्स प्लॉट में क्या होता है कि बॉक्स प्लॉट में हम क्वार्टाइल्स की बात करते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, और उन क्वार्टाइल के माध्यम से हम उस जो हमारे पास प्लॉट है उसकी अपर और लिमिट बाउंड्री को बताने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आउटलायर की बात कर रहा, थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज टेक्निकल थी, लैंग्वेज टेक्निकल के कारण हो सकता है आप लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ है। तो इसमें जो है हमारे पास जो आउटलायर हमारे पास मेजर करने का तरीका होता है वो होता है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। हाँ, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है अगर आ जाते हैं ना तो वो समस्या क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्या, नितिन जी क्या बोल रहे हैं। अरे भाई नितिन ऐसा नहीं करना है, यूजफुल नहीं होता तो पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं तो मतलब यहाँ क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा यार, ऐसी बात नहीं है भाई। हाँ उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है, कारण ये है कि आपको पढ़ेंगे नहीं तो मतलब, इसीलिए हमने जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं ना, क्वेश्चन जो यहाँ पे हम ले आए हुए हैं, ये क्वेश्चन काफी टेक्निकल क्वेश्चन है। और ये टेक्निकल क्वेश्चन जो है मतलब नॉर्मली जो है जो हमने पढ़ाया हुआ है या फिर वहाँ पे हम आपको क्लास में पढ़ाते समय भी बताए थे ना कि जो चीजें यहाँ पे जैसे अगर हमसे मिस हो गई, जैसे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी वहाँ पे मिस हुई थी, तो हम उसको बताए थे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट में उसको कवर अप करा देंगे, कोई भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। ये मैंने बोला था वहाँ पे भी, क्लास में भी, यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। जैसे पिछले साल आज तक हमें दुख है कि बर्थडे से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी होती है, 2 लाइन की होती है प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी में जल्दी जल्दी के चक्कर में पिछले 2024 वालों को पढ़ा नहीं पाया, और एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था और हमारे कई ऐसे बंदे, कई बच्चे रहे जिनका 2 नंबर 3 नंबर से रुका हुआ है। तो कम से कम क्या पता होता अगर वो पढ़ाया गया होता तो उनका उद्धार हो गया होता।
एक साल उनको बेरोजगारी और नहीं झेलनी पड़ती। ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं आगे। जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चनायर है कि ए क्लास इंटरवल वेयर अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। एक क्लास की अपर लिमिट मतलब यहाँ पे हम क्लास इंटरवल लिख रहे थे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके की लिमिट एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट के अगर बराबर हो तो उस केस में हम क्या कहते हैं इसको कि इस टाइप के जो हमारे पास क्लास इंटरवल होते हैं इनको हम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कहते हैं। और उसके साथ साथ एक नाम वहां पे बताया गया था, क्या बताइए? एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव, दो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ओपन एंडेड तो नहीं होगा और ये ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों में आपको बताना है कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होगा या इंक्लूसिव क्लास इंटरवल होगा। नहीं नितिन, गलत आप आंसर बता रहे हो। इंक्लूसिव नहीं होगा भाई। इंक्लूसिव में क्या होता है कि यहाँ पे हम अपर लिमिट को, मेन अपर लिमिट का ही खेला होता है। अपर लिमिट अगर इंक्लूडेड है तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, अपर लिमिट अगर एक्सक्लूडेड है मतलब बाहर निकाल दी गई तो उस केस में एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हो जाता है। तो जब हमारे पास इस तरीके क्लास इंटरवल होता है तो उसमें अपर लिमिट को शामिल नहीं करते हैं। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में अपर लिमिट शामिल नहीं होती है, ठीक है। जबकि लोअर लिमिट शामिल होती है। लोअर लिमिट यहाँ पे 10 में हम यहाँ पे नहीं शामिल करेंगे, 10 को यहाँ पे शामिल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली नॉर्मली ये हमारा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होता है ना कि इंक्लूसिव। क्यों? क्योंकि हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर इंक्लूड कर लें तब वो हमारा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जो कह रहे हो ना यहाँ पर ये इस तरीके क्लास इंटरवल दिया रहेगा। क्लास इंटरवल रहेगा 0 से 5, फिर 6 से 10, फिर 11 से 15, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लास इंटरवल रहेगा। तो इसमें क्या है, ये लिमिट भी यहाँ इंक्लूड रहेगी, ये लिमिट भी यहाँ इंक्लूड रहेगी। तो दोनों लिमिट जब इंक्लूड रहेगी तो इसको हम कहेंगे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ठीक है। हाँ, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि विच इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ टेबुलेशन। यहाँ पे कौन सा इसका टेबुलेशन का बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है कि इसका लाभ नहीं है। तो यहाँ पे टेबुलेशन का लाभ नहीं है, ध्यान में रखिएगा। क्लैरिटी, कंपेटिबिलिटी और यहाँ पे रिडेंडेंसी मतलब पुनरावृत्ति, ये समराइजेशन। समराइजेशन तो इसका होता है। तुलना में सुविधा या कंपेटिबिलिटी यहाँ पे आती है। क्लैरिटी भी रा डेटा को यहाँ पे हम यहाँ पे ला देते हैं, लेकिन यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। अगर डेटा बार बार रिपीट हो जाए तो उसका मतलब क्या है, रा डेटा में जो डेटा हमारे पास होता है उसमें बार बार हो सकता है 10-15 जो कोई एक डेटा हो बार बार रिपीट हो, तो उसीलिए तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दी जाती है ना, यक्स और यफ। मान लीजिए 10 यहाँ पे 15 बार आया है उसमें, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 15 हो जाएगी। तो डेटा बार बार रिपीट नहीं होगा कि यहाँ भी 10 लिखेंगे यहाँ भी 10 लिखेंगे, ऐसा नहीं करते हैं, ये गलत होता है तरीका, ठीक है। तो वहां पे ये पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि विच इज ट्रू फॉर बार डायग्राम। बार डायग्राम के लिए कौन सा सही है, बताइए। बार डायग्राम के लिए यहाँ पे देखेंगे तो बार डायग्राम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बार्स आर प्लेस्ड विदाउट गैप्स। अगर विदाउट गैप्स इनको अगर प्लेस कर दिया जाएगा तो ये हिस्टोग्राम हो जाएंगे, बार डायग्राम नहीं रह जाएंगे फिर, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है पूछा है, तो ये वाला तो गलत है, पहला हो गया गलत। अब इसके बाद क्या है, यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस डेटा। अब इसके लिए बताइए कंटिन्यूअस डेटा के लिए यूज होता है या नहीं बार डायग्राम। तो बार डायग्राम कंटिन्यूअस डेटा के लिए भी यूज नहीं होता है। बार्स आर प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल। हाँ, ये समान दूरी पर जो है नॉर्मली बनाए जाते हैं, तो यही वाला सही है। फिर यूज्ड फॉर कोरिलेशन, कोरिलेशन के लिए इसका यूज नहीं होता है। स्कैटर डायग्राम का यूज होता है कोरिलेशन के लिए। हाँ ठीक है, इस बार ज्यादातर लोग आंसर सही दे रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि विच वन इज द प्री टेबुलेशन एक्टिविटी। टेबुलेशन एक्टिविटी से पहले हम क्या करते हैं, मतलब कौन सी एक पूर्व सारणीकरण गतिविधि है। ठीक है, तो सारणीकरण से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बताइए। बोलिए भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे प्रिपेयरिंग स्टेप, ये काम पहले बाद में करते हैं। जब हमें टेबल बनाना होता है तो उसके पहले यहाँ पे उसकी प्रक्रिया बताई गई है। प्रक्रिया बताई गई थी आपको कि सबसे पहले हमारे पास रॉ डेटा जो रहेगा उसमें क्या करते हैं, एडिटिंग करके हम लोग डेटा को सही करते हैं। तो डेटा की एडिटिंग कर देते हैं। कोई डेटा अगर मान लीजिए डुप्लीकेट हो गया, 2 बार 3 बार आ गया, तो उसको वहां से हम रिमूव कर देते हैं। तब उसके बाद हम लोग कैप्शन और टेबल या ड्राइंग टेबल ये सब का काम करते हैं। ठीक है, नहीं प्रिपेयरिंग स्टेप नहीं, स्टेप का काम बाद में होता है। स्टेप का काम जैसे आप ऐसे सपोज कर लीजिए, हमने यहाँ पे कह दिया क्या कि यहाँ पे ये मार्क ऑफ स्टूडेंट है, मार्क ऑफ स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, मान लीजिए सीजीएल के पेपर में बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया और वहां पर कोई 100 नंबर पाया, कोई 110 पाया, कोई 90 पाया, कोई 50 पाया, कोई 40 पाया, कोई 180 पाया। इस तरीके से डेटा यहाँ पे लिख दिया गया। इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे इसको एक प्रेजेंटेशन देना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे। क्या कि पहले 90 से 100 के बीच में कौन है, या 40 से 50 या 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं, फिर 20 से 30 के बीच में 40-50, इस तरीके से जितने का हमें इंटरवल लेना है वो इंटरवल डिसाइड करेंगे। और उससे पहले यहाँ पर डेटा में क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं कि क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 2 बार 3 बार रिपीट तो नहीं हुआ है। तो उसको एडिटिंग कहते हैं और वो एडिटिंग के माध्यम से इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। डायग्राम्स जो रिड्यूस करते हैं, आरेख जो है वो कम करते हैं, किसको कम करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास डायग्राम है वो डेटा रिलीवेंस की, डेटा की प्रासंगिकता को कम कर देते हैं। बताइए, डेटा की प्रासंगिकता को कम नहीं करते, ये बढ़ा देते हैं। कि जो डेटा हमारे पास इस फॉर्मेट में लिखा हो, इस फॉर्मेट में लिखा हो उसको देखकर हमारे रोना आएगा, लेकिन जब उसका एक सुंदर सा चार्ट बना दिया जाता है, आजकल तो एआई और डेटा साइंस का ज़माना है, और डेटा साइंस का ज़माना है, तो उस डेटा साइंस का यूज करते हुए जल्दी से इसका प्रेजेंटेशन, अच्छा सा प्रेजेंटेशन अगर बना दिया जाए तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि वो डेटा अच्छा दिखने लगता है, और जब डेटा अच्छा दिखने लगता है तो उसका रिलेवेंस बढ़ जाता है। मिस इंटरप्रिटेशन, गलत व्याख्या, गलत व्याख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, मिस इंटरप्रिटेशन ये भी यहाँ पे नहीं करता है, मिस इंटरप्रिटेशन की संभावना को कम करता है। ठीक है, डेटा अगर डायग्रामेटिक अच्छे से बना दिया जाए तो जो लोग गलत डेटा, मतलब एक अच्छा अगर चार्ट प्रिपेयर कर दिया जाए तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास डेटा रहेगा वो इधर उधर न जाने के स्थान पे हमारे पास उसकी व्याख्या सही हो जाएगी, मतलब उसके जो मिस रिप्रेजेंटेशन है या मिस इंटरप्रिटेशन है उसको कम करेगा। ठीक है, रिड्यूस रिटेंडेंसी, मतलब यहाँ पे डेटा की पुनरावृत्ति को घटाता है, नहीं, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे कम करता है। कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता तब यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन वाले को हम लगा सकते थे आंसर, कि डेटा की गलत व्याख्या को यहाँ पे वो जो है रिड्यूस करता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे वो कम करता है। डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी अगर यहाँ पे कम हो गई तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन या रिडंडेंसी जो है वो अपने से खत्म हो जाएगी। ठीक है, नहीं ये जो नहीं बोथ जो यहाँ पे लिखे हो बोथ बी एंड डी होना चाहिए। तो हाँ बी एंड डी कह सकते हैं, बी एंड डी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो मोस्ट, क्योंकि हमारे पास 4 विकल्प होते हैं, 4 विकल्प में एक विकल्प को चुनना होता है, तो जो बेस्ट है उसको चुना जाता है। तो यहाँ पे डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को हम यहाँ पे पहला आंसर मानेंगे।
और उसके बाद यहाँ पे दूसरा आंसर हम मान सकते हैं मिस इंटरप्रिटेशन को। ठीक है। अरे भाई डिलीट करने की आवश्यकता नहीं होती है, आंसर देने के बाद आप डिलीट कर देते हो, कोई बात नहीं, उसमें गलत हो गया तो फांसी नहीं दे दी जाएगी यार आपको, समझ रहे हो। हाँ, तो यहाँ पर अब अभी हम इसको जो है ब्रेक करते हैं। अब ये क्लास, यहाँ पे जो हमारे पास क्लास है, इसको हम यहाँ पे अब ब्रेक करते हैं। बाकी इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये हम कल वाली क्लास में, कल दोपहर में जो क्लास होगी हमारी प्रैक्टिस की, अभी इसको हम लगा देंगे। तो मान के चलिए 12 बजे के आसपास प्रैक्टिस की क्लास होगी संडे को। तो उसके बाद जो है हाँ 12 बजे के आसपास हम क्लास इसकी लगाएंगे, तो उसी के आसपास फिर से हम लोग मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन 1 घंटे के आसपास की क्लास रहेगी उसमें जितना क्वेश्चन हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। ठीक है। तो फिर से हम बता दें कि 11 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक है, किसी भी समस्या दिक्कत परेशानी की स्थिति में आप इस पर संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। हाँ, कुछ लोगों की शिकायत ये है कि हम रिप्लाई नहीं करते हैं, क्या है, एक बच्चे ने बहुत दुखी होकर मन से मैसेज किया था, तो टाइम से रिप्लाई न करने के लिए हम रियली उसके लिए सॉरी बोलते हैं। कारण ये है कि हमारे पास भी ऑफिस के अलावा बहुत सारे काम होते हैं। जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर थे जो ये नंबर वगैरह देखते थे, वो बेचारे खुद ही सिलेक्ट हो गए हैं और उनकी पोस्टिंग हो गई है महाराष्ट्र में। ठीक है। तो इसमें जो है मतलब उस कारण से थोड़ी सी समस्या आ रही है। हाँ, एक नॉलेज करके जो आप पूछ रहे हो कि सर मॉक टेस्ट 20 कब अपलोड होगा, हाँ तो वो जल्दी ही अपलोड करा दिया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहे हैं ना, उसमें समस्या वही आ रही है, थोड़ा सा कंप्यूटर ऑपरेटर जो हमारे थे उनकी मतलब सिलेक्शन होने के कारण काम डिस्टर्ब हो गया था बीच में। जल्दी ही हम अपलोड करा देंगे उसको। ठीक है। और बाकी क्या कह रहे हैं कि सर मैंने 2024 बैच का हूँ और मुझे 2025 का प्रैक्टिस सेट चाहिए था प्लीज़। तो नितिन जी आप 2024 के हैं तो आप 2025 वाले में आप हमको मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे और हम आपको जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। 2025 बैच के जो भी लोग हो उसमें आपको यहाँ पे बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक आप लोग सिलेक्ट नहीं हो जाओगे ना तब तक हम आपके साथ हैं यार यहाँ पे। और स्पेशली उन लोगों के साथ जो 2024 में 2 4 5 नंबर से रुके हुए हैं, तो उनको अगर दिक्कत हो तो ग्रुप में हमारा पर्सनल नंबर भी है, डायरेक्टली हमसे संपर्क कर लिया कीजिए। मेन आपका सिलेक्शन है। ठीक है। और इतना माना या क्या लिख रहे हैं नाना सर, सोचा मेरा क्वेश्चन से क्लास स्लो हो जाएगा तो डिलीट कर दिया। नहीं नहीं, क्वेश्चन ये लाइव क्लास इसीलिए है भाई, कम से कम हफ्ते में 2 दिन हम लोग मिलेंगे। जो आपके दिमाग में हमारे प्रति गलतफहमी है, जो मतलब आपकी भड़ास होगी वो निकालिए। ऐसा नहीं, एग्जाम ऐसा नहीं निकलता मेंटली जो है, आप जब तक स्टेबल नहीं होंगे तब तक जो है ये मुश्किल है एग्जाम निकलना। इसलिए जितनी भड़ास हो आपके दिमाग में, जितने फालतू टाइप के क्वेश्चन हो पूछिए, और हम एक हर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम टीचर हैं और 2012 से पढ़ा रहे हैं यार, 100 से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन दे चुके हैं आईएएस में और यूपी ट्रिपल एससी में, फिर एसएससी में। एसएससी में तो बहुत सारे लोग हुए हैं, अभी 2 लोगों का इंटरव्यू है आईएएस में, उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम देना होता है, तो उनका इंटरव्यू है। तो हाँ, इसमें कोई इशू नहीं है। आप अभी हमसे ऑनलाइन जुड़े हो, हम 2 साल से ऑनलाइन हैं, पिछले साल से। इसके पहले ऑफलाइन हम पढ़ाते थे। तो ऑफलाइन में बच्चे तो कई कई बार अपनी ऐसी ऐसी समस्याएं लेके आते थे कि जिसका मतलब हम ही निराकरण करने में असमर्थ होते थे, तो उनको फिर गोला दे के छोड़ दिया जाता था, समोसा खिला के मतलब। तो अब ऐसी समस्याएं नहीं आपको जो है उठानी है, लेकिन हाँ कुछ आपको कोई कन्फ्यूजन है दिमाग में तो वो आप ज़रूर पूछिए हमसे। ठीक है। नॉलेज शॉर्ट्स करके जो है मॉक टेस्ट भाई रिमेनिंग अपलोड हो जाएगा जल्दी ही। ठीक है। ओके। पीडीएफ के लिए इसके जो पीडीएफ आप बोल रहे हो, ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप है ये वाला, टेलीग्राम ग्रुप ये वाला ज्वाइन कर लीजिए, इसी में सारा पीडीएफ जो है सबमिट कर दिया मतलब भेज दिया जाएगा ये सभी पीडीएफ।
ठीक है, तो उसमें आप जाके इसको मतलब आप प्रिंट कराना चाहें प्रिंट करा सकते हैं, इसको जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब क्लास ब्रेक करते हैं, रुकते हैं यहीं पे। थैंक यू फॉर दिस क्लास, सभी के लिए, जैसा हम हर बार बोलते हैं, हैव ए नाइस डे। नाइस डे का मतलब क्या, रात ही हो गई है और रात में 2 घंटे बचे हैं इस दिन में, तो जो भी 2 घंटे बचे हैं उसको एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट सभी को।